हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम जागृति अवस्थी मैम की आंसर कॉपी को चेक करेंगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जागृति अवस्थी मैम ने इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखा था। उनका मीडियम था इंग्लिश था और सेंटर ऑनलाइन फॉर्म में वो टेस्ट लिखे थे। डेट था 16 दिसंबर 2020 को, अगले साल ही। ठीक है। तो एक्चुअली हम टॉपर का आंसर शीट क्या क्यों एनालिसिस करें, क्या सीखने को मिलता है हमें टॉपर्स के आंसर शीट कॉपी में कि, और ये इस वीडियो के एंड में आपको पूरा मिल जाएगा कि क्या हमें सीखने के लिए मिलता है टॉपर्स की आंसर कॉपी में। तो हम लोग सब लोगों को पता है कि टॉपर्स की आंसर कॉपी में हमें डिफरेंस पता चलता है कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नरोजी लेफ्ट एन इंडेबल इम्प्रिंट इन द नेशनल मूवमेंट, एक्सप्लेन। ओके, एक्सप्लेन कि दादा भाई नरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ा है। टिप्स कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो पहले बात है कि ये तो जागृति मैम ने लिखा है, जागृति अवस्थी मैम ने लिखा है, तो हमें क्या पता है दादा भाई नौरोजी के बारे में और उनका क्या क्या जो डेडिकेशन था, उनका क्या योगदान था इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, वो देखेंगे। तो हमें दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या पता है। ठीक है, ये ब्लैंक कर देते हैं, आंसर नहीं देखते। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, दूसरी बात की वो इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, तीसरी बात की वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है वो दिए थे। चौथी बात की दादा भाई नौरोजी एक एजुकेशनलिस्ट और एक राइटर था। ठीक है, फिफ्थ जो फिफ्थ नंबर पे है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे एक एक्टिव मेंबर थे और कई बार वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो ये सब हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो हमें इतना पॉइंट पता है। और जागृति अवस्थी मैम ने क्या क्या पॉइंट लिखा है, हमारा जो पॉइंट में सिमिलैरिटीज़ क्या होगा और जागृति मैम की पॉइंट में सिमिलैरिटीज़ क्या होगा वो देखेंगे। और एक्स्ट्रा क्या क्या लिखे हैं वो हमारे नोट में हम ऐड करेंगे, तो यही सीख हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये चलते हैं जागृति अवस्थी मैम की नोट पे। ठीक है, आंसर पे। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि फर्स्ट 3 लाइन में इंट्रो दिए हैं। ठीक है, जैसे नारोजी इज ऑफन रिफ्यूज एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया फॉर द पायनियरिंग विजडम रिगार्डिंग द नेशनल आइडेंटिटी, कि वो ग्रैंड ओल्ड मैन उन्हें बोला जाता है। ठीक है, फिर उनके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि क्यों उन्हें जो एक इंडेबल इम्प्रिंट, जो फुटप्रिंट वो छोड़ गए हैं कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पे, वो क्या क्या फुटप्रिंट है। ठीक है, वो फुटप्रिंट को वो 7 पॉइंट में वो मेंशन किए। और देखिए जस्ट उनका स्ट्रक्चर आप फॉलो कीजिए। देखिए ये तो 3 लाइन में इंट्रो दे दिए, फिर कंटेंट तो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर 3 लाइन के बाद 7 पॉइंट में पूरा जो बॉडी है क्वेश्चन का बॉडी पार्ट को 7 पॉइंट में बताएं। और 7 पॉइंट में से हर एक मेन पॉइंट को छोटा छोटा करके सब पॉइंट में एनालिसिस किए हैं। ठीक है, ऐसा ही एनालिसिस किया है। देखिए पॉइंट नंबर 1 पे 2 सब पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 पे भी 3 सब पॉइंट है, 3 पे 1 है, 4 पे नहीं है, 5 पे भी 1-2 पॉइंट है, 6 पे 1 है, 7 पे वही है पॉइंट। और एंड ऑफ द आंसर में वो 3-4-5 लाइन में ही क्वेश्चन को एंड कर दिया है। ठीक है, तो उनका कितना सुंदर बढ़िया सा स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं आता, ये ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस इसके पीछे रहता है। ठीक है, बहुत सारी मेहनत रहता है, रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन रहता है। आंसर एक स्किल है। ठीक है, और वर्डिंग लिमिट भी फॉलो करना पड़ता है। चलिए कंटेंट पर आते हैं कि क्या लिखें। कि फर्स्ट पॉइंट लिखें, प्रोपेगेट द कॉज ऑफ इंडियाज वेलफेयर अप्रोच। कि दादा भाई नौरोजी ने जैसे बताया, हमने बताया कि वो सपोर्ट करते थे, वो प्रोपोगेट करते थे। और इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन स्प्रेड द मैसेज अबाउट द इंडियाज इकोनॉमी मिजरी इन लंडन। तो उस टाइम क्या होता था। और सेकंड पॉइंट में लिखें कि इलेक्टेड टू द इंग्लिश लेजिस्लेचर इन लंडन एंड यूज इट टू द वॉइस ऑफ इंडियाज कंसर्न। पहले क्या होता था, इंडियंस को, ब्रिटिशर्स के टाइम इंडियंस को पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स कह लेते हैं, सिविल राइट नहीं मिलता था। सिविल राइट्स में क्या आता है, राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिसी मेकिंग, रूल मेकिंग प्रोसेस। तो ये सब नहीं मिलता था, तो जिसके कारण इंडियंस एक्सपर्ट होते थे। तो और कुछ लोगों को मिलता था, बाद में ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को थे जो कि इलाइट क्लास के लोग हैं, एजुकेशन बेसिस पे और प्रॉपर्टी बेसिस पे वो सिविल राइट बाद में देने लगे, पॉलिटिकल राइट बाद में देने लगे। तो वैसे भी एजुकेशन बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में एक लेजिस्लेचर में एक सीट दिया था दादा भाई नौरोजी को। जैसे ये हम आंसर में, ये मुझे पता नहीं था, सच में पता नहीं था, अभी पता चला सीट दिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने सीट पाया था। और सीट पाने के बाद वो क्या किया कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन स्प्रेड द मैसेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक मिजरी। इकोनॉमिक जो मिजरी है, इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस है, ठीक है, जो भी इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं ब्रिटिशर्स के कारण, वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लंदन में उनके लेजिस्लेचर में वो मैसेज स्प्रेड किया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में इकोनॉमिक एवोकनिंग थ्रू आउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो एवोकनिंग मतलब क्या कि सब सोए हुए थे, ठीक है, और तुरंत ही जागे। तो इंडियंस के अंदर एवोकनिंग नहीं था, वो जागरूक नहीं थे, पहले जागरूक नहीं थे कि इंडियन ब्रिटिशर्स उन्हें इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके कारण
वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्रस्ट करते थे, ठीक है। तो जैसे ही हमने पहले पॉइंट में बताया कि वो इकोनॉमिस्ट थे, तो वो उन्हें इकोनॉमी के बारे में अच्छे से पता था। तो वो ब्रिटिशर्स की एक्टिविटी को एनालिसिस करने के बाद वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी दिए थे कि वो ड्रेन ड्रेन मतलब जिसमें पानी जाता है, ठीक है, पानी हर टाइम थोड़ा 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 करके सब पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी दिए थे और क्या हाईलाइट किए थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी के थ्रू ब्रिटिशर्स सब जो कि हमारा वेल्थ है वो ले रहे हैं, ठीक है। किस थ्रू? की सैलरी थ्रू, पेंशन, गिफ्ट्स एंड डिविडेंड्स, ऐसे ही ले रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी फुलफिल बाय द इंडियन कैपिटल एंड ये पॉइंट है। तो गेट द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये वही सिविल राइट वाली बात होगी, ऊपर जो पॉइंट में दोबारा रिपीट किए हैं, ठीक है, कि इंडियंस को सिविल राइट नहीं मिलता था और टैक्सेशन देना पड़ता था। तो इंडियंस ने दादा भाई नौरोजी एक स्लोगन बताया कि नो टैक्सेशन विदाउट, अगर जिस टाइम तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, हमें रूल मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिलेगा, तो हम टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। गिव द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फिर पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में वो पार्टिसिपेट किए थे। फिर भी है, जैसे मैंने बताया, 5th नंबर पॉइंट देखिए, मैगजीन्स लाइक द राष्ट्रीयतर, वॉइस ऑफ इंडिया, 2 मैगजीन है, राष्ट्रीयतर, वॉइस ऑफ इंडिया, हेल्प इन द मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। तो वो राइटर थे और इकोनॉमिस्ट भी थे, तो वो इकोनॉमिस्ट राइटर थे। तो राष्ट्रीयतर और वॉइस ऑफ इंडिया हमें वो एवनिंग, जो कि इकोनॉमिक एवनिंग इंडियंस के अंदर वो क्रिएट करते थे। एंड जैसे मैंने बताया कि वो काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर था और उसके बीच में वो इंडियन कांग्रेस सेशन में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में वो मेंबर्स थे और बाद में बहुत बार वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और जो हम आज ये देखिए, इन 1905 सेशन एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ द स्वराज एंड स्वदेशी, और जो आइडिया है अभी कि स्वराज और स्वदेशी, ये जो 2 आइडिया है, वो 2 आइडिया वो दादा भाई नौरोजी की ही आइडिया थी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी की ये 2 आइडिया थी। तो देखिए किस तरह से, किस सुंदर, और बाद में पूरा 4 पॉइंट, 4 to 5 पॉइंट में कंक्लूजन दे दिए हैं कि दस दादा भाई नौरोजी लेड द फाउंडेशन ऑफ नेशनलिस्ट एक्निंग, क्रिएटेड द ओपिनियन ऑफ द इंडियन लेड इकोनॉमी एंड द गवर्नमेंट, इट वाज ऑन दिस फाउंडेशन दैट द नेशनल मूवमेंट ग्रू अपन। तो ये 4 सुंदर से सिंपल वर्ड्स में कि दादा भाई नौरोजी नेशनल एक्निंग में उनका हेल्प था और लेड इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका भी हेल्प था। तो ये सुंदर तरीके से वो कंक्लूजन भी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क ए न्यू डायरेक्शन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जैसे कि हमारा बहुत सारा मूवमेंट हुआ था, तो चलिए हम क्वेश्चन को हम हमारे तरीके से पहले एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फिर मैम ने क्या लिखा है वो बाद में देखेंगे और ऐड ऑन कर देंगे, हमारे जो भी नॉलेज है वो ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों को अगर पार्टिसिपेट करना है, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो मैं फिर लाइव स्ट्रीम करूँगा, लाइव क्लास करूँगा और आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वीडियो को अगर आपको लाइव क्लास चाहिए, आप भी पार्टिसिपेट करेंगे आंसर राइटिंग में, तो आप भी यस कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस लाइव सेक्शन आप कीजिए, फिर हम लाइव आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क एज ए न्यू डायरेक्शन इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि मूवमेंट बहुत सारा हुआ था, ठीक है। मॉडर्न इंडिया का जो कि फ्रीडम स्ट्रगल है, उसी का ही मूवमेंट देखते हैं। तो आफ्टर गांधी, अराइवल ऑफ गांधी, उसी के बाद ही मूवमेंट थोड़ा तेज़ हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, की ये 3 मूवमेंट बड़ा है। उससे पहले भी तो बहुत मूवमेंट था, ठीक है। तो मेजरली ये 3 मूवमेंट है। तो इनमें से न्यू डायरेक्शन था स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। तो ये जो मूवमेंट था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में एक न्यू डायरेक्शन कैसे दिया था वो देखेंगे। तो क्या इसके अंदर हमें क्या पता है कि ब्रिटिश इंडिया मूवमेंट के बारे में बताएंगे कि ब्रिटिश इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, उसका एम क्या था, ठीक है। और कैसे वो ब्रिटिश रूल इंडिया को, ठीक है, एक न्यू डायरेक्शन दिया था कि निकल जाने के लिए। तो क्या क्या पॉजिटिव साइड था और क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस था, क्या क्या पॉजिटिव साइड्स था, वो उसे ही हमें मेंशन करना होगा। पॉजिटिव साइड्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट्स को हमें डिस्कस करना होगा। तो ये है। तो पॉजिटिव साइड क्या क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट का, देखिए। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब डू और डाई सिचुएशन आ गया था उस टाइम, ठीक है। कुछ करना है या मरना है, मरना है, डू और डाई, करना है या मरना है, ठीक है। ये सिचुएशन आ गया था, तब सब कूद गए थे गांधी जी के बुलाने पर। जैसे कि सोसाइटी के हर एक पार्ट, हर एक सेक्शन का लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और ये एक सबसे बड़ा मास मूवमेंट था, जो कि ब्रिटिशर्स के सब चीज़ को, सब जो कुछ भी सर्विस को बातिल किया गया था। तो ये सब कुछ पॉइंट है, तो देखेंगे क्या क्या मैम ने मेंशन किया। देखिए वैसे ही फिर से ही इंट्रो में 4 पॉइंट, 4 लाइन में इंट्रो खत्म किए हैं। पोस्ट द फेलियर ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द गांधी विथ ए ब्रीफ आइडिया ऑफ डू और डाई। जैसे मैंने बताया कि डू और डाई आइडिया क्या था, डू और डाई कि इस बार करना है या मरना है। न्यू चेंजेस इन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन थ्रू द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये एक न्यू चेंजेस था। पहले जो मूवमेंट से एक नया था, क्या नया था? सेटिंग ऑफ ए पैरेलल गवर्नमेंट। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट सेट करना था, ठीक है। चित्तू पांडे इन बालिया, नंदा पालिल इन 17। तो ये डिटेल्स बहुत से उनका आंसर राइटिंग का जो स्टाइल फॉर्मेट है ना, वही सेम टू सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन में थे कि एक पॉइंट मेंशन करेंगे, ये देखिए। और उसका सब पॉइंट अगर आता है तो सब पॉइंट एक दो सब पॉइंट मेंशन करेंगे। फिर एम्फेसिस हम खाली मेन पॉइंट पे जाते हैं और जो भी एक दो सब पॉइंट है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नजर डाल देंगे।
तो दूसरा सपोर्ट एम्फेसिस ऑन ब्रिटिश विथड्रॉल एंड नॉट एनी लेजिस्लेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। वो इस बार क्या है कि ब्रिटिश को सीधा विथड्रॉल करने के लिए बोल रहे थे एंड नॉट एनी लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और वो इंडियंस इकोनॉमिक और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स नहीं चाहते थे। और क्या हुआ था कि एस्टेब्लिशिंग द अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन चैनल्स रेडियो बाय द उषा मेहता एंड अरुणा आसफ अली। तो एक कम्युनिकेशन एक चैनल क्रिएट कर दिए थे, अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन चैनल, किसने? उषा मेहता और अरुणा आसफ अली, जो कि फीमेल पार्टिसिपेशन को बिलोंग करते थे, डिपेंडेंट करते थे। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप द स्टडीज वायर गैप, ये ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमने जो बताया वही पॉइंट है। मुस्लिम केप्ट अलो फॉर द पास्ट क्विट इंडिया मूवमेंट डिफरेंट व्यू एंड द मुस्लिम लीग फोस्टेड इट्स इंस्टेंस ऑफ द सेपरेट पाकिस्तान। तो मुस्लिम भी पार्टिसिपेट किए थे। फिर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट के लोग भी पार्टिसिपेट, ये वही जो आ गया कि ऑल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्विट इंडिया मूवमेंट। वुमेन पार्टिसिपेशन भी इसमें था, वही भी मेंशन किया है। फिर लास्ट में कंक्लूजन दिया कि क्विट इंडिया मूवमेंट अनलाइक इट्स प्रोड्यूसर्स वाज द मिलिटेंट नॉट वायलेंट इन इट स्पिरिट, सम हिस्टोरियंस own self it as the August Revolution. It sent the signals about clear indication of the Indians that the colonial rule was near its end. तो ये लास्ट में एक कि सम हिस्टोरियंस कॉल इट एज ए अगस्त रिवोल्यूशन, क्योंकि अगस्त में स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था 1941 को, ठीक है, स्टार्ट होता है। सो अगर आप वीडियो का जस्ट मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद है कि आप जस्ट आंसर राइटिंग का फॉर्मेट को देखिए, ठीक है, किस सुंदर तरीके से एक पॉइंट में सिंपल है कि एक सेंटेंस में इंट्रो, एक सेंटेंस में कंक्लूजन, और जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, बॉडी पार्ट को 6-7 पॉइंट में बॉडी पार्ट और उसका सब पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या एड ऑन करना होगा, एक्चुअली हमें क्या एड ऑन करना होगा टॉपर्स के जो आंसर शीट से, कि इनका आंसर शीट अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन हमें पता चलेगा कि हम कितना तैयार हैं, एक्चुअली हम मेंस के लिए कितना तैयार है। और दूसरी बात यह है कि हम हमारा फॉल्ट के ऊपर वर्क कर पाएंगे, कि देखिए जैसे हम कुछ एनालिसिस किए कि हमारा कुछ पॉइंट दिया और टॉपर्स के कुछ आंसर देखे, तो हम जो पॉइंट मिस किए हैं वो हमें टॉपर्स के आंसर से मिल गया और हम एड ऑन कर दिए, एंड हम ऐसे ही हम अगर करते रहेंगे तो हमारा जो आंसर और कंटेंट डे बाई डे इंप्रूव होगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है लर्न हाउ टू टॉपर राइट आंसर, तो हमें पता चल जाएगा कि टॉपर कैसे आंसर लिखते हैं। एंड फोर्थ में गैप बिटवीन यू एंड टॉपर, तो हमें गैप पता चल जाएगा कि गैप क्या है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल पाए वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।